गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो रिवीजन के डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो भी न्यूज़ में हुआ करता था बेसिकली, शायद ये पहले भी मैंने डिस्कस किया हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है अभी लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी बॉडीज़ हैं जो इसको प्रिपेयर करती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने नीति आयोग है जिसका गठन 2015 में माना जाता है। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो स्वच्छ भारत मिशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारी कंट्री को क्लीन करने के लिए, वो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नंबर थर्ड अगर हम देखें, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, क्या ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन आपके सामने था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन था आपके सामने नीति आयोग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, अगर आपने ARC की रिपोर्ट पढ़ी हो तो वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जो पहली जो थी मोरारजी देसाई के अंडर में बनाई गई थी, लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो उनको हटा दिया गया था। बाद में एक पर्सनैलिटी थे, मैं उनका नाम फॉरगेट कर रही हूँ, तो बाद में इसको बता दिया जाएगा। लेकिन सेकंड ARC जो वी वेंकटचलैया कमीशन था वो इसी के द्वारा बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था। 2004 में इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कर दी जा चुकी थी। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज द फोर्थ ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। लेट्स सी, स्टेटमेंट इज़ लाइक दैट, शी वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड। मतलब ये है कि वो ऑक्सफोर्ड कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये UK की है ना। और हार्वर्ड कहाँ की है, तो हार्वर्ड जो है USA की है। इसी तरीके से MIT जो फ़िलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मैम का मतलब मैरिट कुछ ऐसा ही होता है। वो भी एक USA की यूनिवर्सिटी है जो हमेशा टॉप में बनी रहती है जब हम टाइम हायर रैंकिंग की बात करते हैं। खैर, ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं तो UK की एक यूनिवर्सिटी है। एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1918, तो ये मतलब 1918 में ये वापस आ गई थी। मतलब ये है कि इंडियन ही ओरिजिन की हुआ करती थी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, 1918 में भारत आ जाती है। सी वेंट ऑन टू बिकम इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, तो मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है। तो यही एक सबसे बड़ा क्या है, हिंट है इस क्वेश्चन का। इन 1950 शी वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑल्सो एंड बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट एशियन टू होल्ड दैट पोस्ट। तो आपके सामने है कि पहली बात तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी, 1918 में हमारी कंट्री में थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी कब, 1950s का जो कैबिनेट बना था उसमें। एंड फिर बाद में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वो प्रेसिडेंट भी बनी। थोड़े दिन पहले हर्षवर्धन भी बने इसी के। लेकिन फ़िलहाल जो है इथोपिया शायद कीनिया के जो हेड हैं वो अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को गवर्न कर रहे हैं। आई थिंक, चलो ठीक है, बाद में बता दिया जाएगा उसका नाम, फिलहाल भूल रहे हैं। बिकम द फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट एशिया टू, और ये पहली हमारी कंट्री की ऐसी वीमेन थी जिन्होंने फर्स्ट एशिया तो इस पोस्ट को, मतलब कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संभाला था। आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित एंड राजकुमारी अमृत कौर या फिर सरोजिनी नायडू एंड मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि ये स्टुगार्ट जर्मनी के अंदर पहली वीमेन थी जिनके द्वारा फ्लैग को होस्ट किया गया था, है ना, 1907 की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो डेट इज कोरिलेट विद द ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन है, हिंदू कुश जो हिमालय रीजन है ड्रेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम हिंदूज मतलब हिंदू कुश जो हिमालय रीजन है, आई थिंक ये पामीर जो प्लेट्यू उसके पास की जो रेंजेस है उनका एक, उनमें से एक नाम है हिंदू कुश, है ना। जैसे ताई निशान हो गया, हिंदू कुश हो गया, लाइक दैट है। इसी में ही फिर अब हिमालय को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया एंड इनर हिमालय और आउटर हिमालय एंड शिवालिक, है ना। तो आपको बताना है इनमें से हिंदू कुश हिमालय ड्रेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हिंदू कुश हिमालय जो है कौन सी रिवर से ड्रेन होता है, मतलब पानी कहाँ से कौन सी रिवर से मिलते हैं। अमूद्रा है, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, यू नो वेरी वेल, ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। सेकंड है इरावड्डी रिवर। इरावड्डी रिवर आपको मिल जाएगी थाईलैंड एंड म्यांमार के साइड। मैकोंग रिवर भी इन्हीं 6 ग्रुप, जैसे इंडिया भी है उसका, लेकिन इंडिया से होते हुए नहीं गुजरती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, चाइना पार्ट है, लेकिन मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का चाइना पार्ट नहीं है। हमने जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, इसमें पार्ट बनते हैं। खैर, आपसे पूछा गया था हिंदू कुश जो हिमालय रीजन है वो किसके थ्रू ड्रेन होता है, तो आपके ऑप्शन ये रिवर दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं अगेन रिपीट करती हूँ बच्चे, हिंदू कुश हिमालय के बारे में पूछा गया था, इनमें से कौन सी रिवर है जो इसको ड्रेन करती है। एक्चुअली ये आपको बताना था। पहला ऑप्शन था आपके सामने अमूर्द्र है, ब्रह्मपुत्र है, रावड्डी एंड मैकोंग, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ये आपके सामने, आगे बढ़े, आपको गैस में आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है डेट कैन कोरिलेट विद द पॉलिटी सेक्शन। इन द रिमूवल ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस डज द पार्लियामेंट प्ले रोल। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, मान लिया जाए किस कोई ऑफिस है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कुछ ऐसी जो पोस्ट है, इनमें से बताना है कि उनके रिमूवल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, क्या ये मैंने पढ़ा रखा है वैसे, क्या पार्लियामेंट रोल प्ले करती है। सेकंड कैग की बात करें, क्या कैग को हटाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या वहाँ पे पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आई कैन रिपीट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन पक्का होना भी चाहिए, तो अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा। खैर, रिमूवल जब हम बात करते हैं कौन सा ऑफिस है जिसमें पार्लियामेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल या फिर पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 के में मेंशन किया गया है पूरे इलेक्शन कमीशन के बारे में। सेकंड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया। नंबर 3 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 105 में उनकी पावर को निहायत करते हुए दिखाया गया। नंबर 4 चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो 1993 में ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट द वेरियस एक्सपेंशनरी एंड कंसोलिडेटेड डॉक्ट्रिन पॉलिसी ऑफ अ प्राउड रिजर्व वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाइस। सी यू नो वेरी वेल, ब्रिटिश जो एक्सपेंशन थी, कंसोलिडेशन किया था, ओमिजन किया था, कमीशन किया था, तो वो बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज हुआ करती थी। यस, बिल्कुल हुआ करती थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पॉलिसी ऑफ प्राउड, जैसे आपने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सुना होगा, पॉलिसी ऑफ सब्सिडी लैंड सुना होगा, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सुना होगा। दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ पॉलिसी जो किसी एक पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के द्वारा ओरिजिनेट की गई थी, उसको यूज़ किया गया था बेसिकली, एंड और कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो पॉलिसी ऑफ प्राउड है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है, वो कौन से गवर्नर जनरल से एसोसिएटेड है, और ये भी बताना है कि इसमें था क्या बेसिकली। तो लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड लिटन। अगर मैं एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में दूँ, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इनके द्वारा एक CICC मतलब जो ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, उनको ट्रेन करने के लिए एक स्कूल या फिर कॉलेज खुलवाने की बात की गई थी 1800 में ना, लेकिन ये बाद में बन नहीं पाया था बिकॉज जो डायरेक्टर हुआ करते थे उन्होंने मना कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्टर ऑफ लैब से एसोसिएटेड है। इसी तरीके से विडो री मैरिज एक्ट से भी इनका नाम जोड़ा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं तो एक तो इनका अफगानिस्तान है, पहला एंग्लो अफगानिस्तान वॉर होते तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ही लीड किया गया था। सेकंड, इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है जो GT रोड हुआ करता था, जो NH1 और NH2 से मिलकर बना है, जो इसकी लेंथ हुआ करती थी ईस्ट पाकिस्तान मतलब पेशावर से स्टार्ट होके जो आपका ईस्ट पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश है वहाँ तक जाता था, ढाका तक यू कैन से मोर प्रिसाइजली। तो ये उनके द्वारा नाम चेंज कर दिया। क्या नाम क्या रखा था? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये इसी पर्सनालिटी के द्वारा उसका नाम चेंज किया गया था। लॉर्ड लिटन, ये तो इन फेमस है अपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए, और जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था वो इन्हीं की टाइम हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन नहीं है बल्कि आंसर है पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन था आपके सामने, रिसेंटली गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो बच्चे ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। लेट्स सी, गुड गवर्नेंस डे वैसे हम मनाते कब हैं? तो 25 दिसंबर को मनाते हैं, एंड 20 से लेकर 24 दिसंबर तक हमने वीक भी बनाया है, गुड गवर्नेंस वीक है ना। 25 को मनाते हैं एवरी ईयर। क्यों मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस होती है, और उन्हीं के नाम पे ही या फिर उन्हीं से ही एसोसिएटेड है जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, जो मतलब रोडवेज को बनाने के लिए ना, तो वो इन्हीं के जन्म दिवस पे इन्हीं का सपना हुआ करता था। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए ताकि टाइम बहुत कम लगे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में। खैर, गुड गवर्नेंस डे जो है 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस तिथि होती है। द इंडेक्स वाज प्रिपेयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंदर ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शी वाज ऑक्सफोर्ड मतलब ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है, 1918 में वो रिटर्न करती है इंडिया में। इसी तरीके से 1950 में ये हमारी कंट्री फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनती है, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। इनमें से कौन सी वीमेन की हम बात करें तो बच्चे राजकुमार अमृत कौर हुआ करते थे। इवन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब कैबिनेट में जब हम स्टार्टिंग में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फिर ये कह लीजिए पार्लियामेंट हुआ करती थी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 या 14 वुमेन थी, उनमें से एक थी राजकुमार ही अमृत कौर है ना। तो लेट्स सी इनके बारे में थोड़ा देख ले। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी
and freedom fighter Rajkumari Amrit Kaur are mentioned in the Time magazine list of 100 most powerful women who defined the last century in a new project that aimed to feature those women who were often overshadowed। मतलब ये है कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि गांधी मतलब इंदिरा गांधी एंड वन वुमेन दैट इज़ नथिंग बट राजकुमारी अमृत कौर, उनको जो है टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन जो पूरी डिकेड की होती है ना, आई थिंक सेंचुरी की होती है, हाँ पूरी लास्ट सेंचुरी की जो 20th सेंचुरी थी, जो स्टार्ट होती है 1900 से लेके 199 तक। इस टाइम पीरियड में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस लेडी में 2 पर्सनैलिटी का हमारी कंट्री से नाम आता है। फर्स्ट पर्सनैलिटी इज़ इंदिरा गांधी एंड सेकेंड पर्सनैलिटी इज़ नथिंग बट राजकुमारी अमृत कौर, है ना। इनका मेन एम ये है कि जो विमेन ओवर शेडोड कर दी जाती है, जो हम बोलते हैं कि विमेन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, उनको शेडो कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो हम उसको आगे इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं, विमेन के द्वारा भी बहुत अच्छे काम किए गए। तो ये टाइम मैगजीन का इनिशिएटिव है जो उजागर करता है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन किस तरीके से उन्होंने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एक रोल प्ले किया है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इनका जो जन्म है कपूरथला, कपूरथला फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो रेलवे है, रेलवे के कोचेस बनाए जाते हैं, कपूरथला के अंदर बनाए जाते हैं और बरेली के अंदर, है ना, 2 जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, कपूरथला की जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी वहाँ पे ये जन्म लेती है। शी वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1918 एंड शी वॉज ड्रॉन टूवर्ड द वर्क एंड टीचिंग ऑफ महात्मा। मतलब ये है, हमारी कंट्री में जो भी पर्सनैलिटी या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा वो महात्मा गांधी की फिलोसफी से जरूर एसोसिएटेड हुआ होगा, है ना। लेटर ऑन शी बिकम हिज सेक्रेटरी, तो मतलब ये महात्मा गांधी की सेक्रेटरी भी रह चुकी है। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन साल्ट सत्याग्रह में, जो एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किए गए। and she was the member of the Indian Constituent Assembly also. She was also a member of the सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट एंड सब कमेटी जो माइनॉरिटी से रिलेटेड रही थी। सी, जब हम सब कमेटी फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा हेड की थी? क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, सब कमेटी जो माइनॉरिटीज़ को हेड कौन किया था ये आपको बताना है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज ज्वाइन द कैबिनेट। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की ये फर्स्ट पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा कैबिनेट को ज्वाइन किए गए थे विमेन के केस में एज द हेल्थ मिनिस्टर एंड रिमेन इन दैट पोजीशन फॉर, और ये 10 साल तक उस पोजीशन पे रही थी। ड्यूरिंग दीज 10 ईयर शी फाउंडेड द, इनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए थे? फॉर एग्जाम्पल एम्स का जो स्थापना है उनके द्वारा ही रखा गया था एंड जो लेडिंग इरविन कॉलेज दिल्ली के अंदर वो भी इनके द्वारा स्थापना रखी गई थी। 1950 में हम देखें शी वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ 1950 में इनको जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए प्रेजिडेंट चुना गया था। बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट एशियन टू होल्ड दैट पोस्ट, मतलब पहली वुमेन थी, पहली बात तो ये, और फर्स्ट एशिया की भी वुमेन थी जिनके द्वारा इस पोजीशन को हेल्ड किया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। एक तो 1918 में रिटर्न हुई थी, ऑक्सफोर्ड में ये पढ़ी हुई थी। इसी के साथ इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 1950 के लिए प्रेसिडेंट बनी थी और ये फर्स्ट एशिया थी और वर्ल्ड में पहली वुमेन हुआ करती थी इस पोजीशन तक पहुँचने वाली, है ना। आगे बढ़ते हैं और चलो, हिंदू कुश हिमालय रीजन इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बताइए भाई, हिंदू कुश तो ये सारी की सारी रिवर ही आ जाएंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर। लेट्स सी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है ये इनके द्वारा जो है अपना पहला फर्स्ट एवर असेसमेंट जो रिलेट कर सकते हैं आप क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से, किस तरीके से हिंदू कुश हिमालय रेंजेस में बढ़ रहा है। अगर हम रिसेंट स्टडी की बात करें जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट या फिर हिंदू कुश हिमालय के में जो स्टडी की गई है कि ये जो है रीजन जो है वार्म हो रहा है फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। इसी तरीके से यही स्टडी कुछ ऐसा ही कंक्लूजन निकल के आए थे जब हमने आर्टिक रीजन के बारे में स्टडी किया था कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर एवरेज बढ़ रहा है पूरी धरती का, उससे दोगुनी लेवल पर आर्टिक रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जनरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसका जो है एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, जिस तरीके से जो आइस सेल्फ है भी मेल्ट होते चले जाते हैं, उस मेल्टिंग की वजह से भी और ज़्यादा आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये एक पॉजिटिव लूप क्रिएट करते हैं। मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा अगर पानी मतलब मेल्ट हो जाता है, आइस थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है तो अगेन रिपरपेचुएट करके और ज़्यादा आइस को मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से डबल स्पीड से आर्टिक रीजन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लेट्स सी, अगर हम हिंदू कुश रीजन की रेंज की बात करें तो इसकी जो लेंथ है 3500 किलोमीटर है ऑल और पार्ट ऑफ द 8 कंट्री, और ये 8 कंट्री में फैली गई है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में वेस्ट में म्यांमार तक,
मतलब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक। इट ड्रेन्ड बाय 10 लार्ज एशियन रिवर, तो मतलब पानी इसको जो है 10 जो लार्ज एशिया रिवर है वहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अमरूद है, ये जो एक रिवर का नाम है वो रशिया और चाइना के बीच में एक किसी का काम करती है, बाउंड्री का काम कर, नेचुरल बाउंड्री का काम करती है बेसिकली। इंडस यू नो वेरी वेल, ये हमारी कंट्री में तिब्बत और पाकिस्तान और लद्दाख से होते हुए एक इंटरनेशनल बाउंड्री का काम करती है। इसी तरीके गंगा हमारी कंट्री में गंगोत्री ग्लेशियर से जाती है, गोमुख से निकलते हुए, एंड बांग्लादेश में ये ड्रेन हो जाती है। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र है, अगैन से तिब्बत से निकलता है, चाओलुंग ग्लेशियर है। इसी तरीके से रावड्डी अगैन से तिब्बत से इसका ओरिजिन है, सालवीन भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मोकांग भी तिब्बत से। इसी वजह से जो है 1950s में चाइना के द्वारा हथिया लिए गए थे तिब्बत। इवन जब हम बात करते हैं तिब्बत की या फिर चाइना की रिलेशनशिप की, ये चाइना हमेशा मानता है तिब्बत जो है इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट रहा है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ चाइना से। मतलब ये है चाइना की ओवरसीज़ टेरिटरी में काउंट किया जा सकता है तिब्बत को। तिब्बत जो है कभी चाइना से अलग नहीं हुआ करता था, ये मानना है चाइना का। इसी तरीके से वो 7 लाइन 9 लाइन का कंसेप्ट भी आपने सुना होगा, वो भी कहीं ऐसा ही कंसेप्ट है, पता नहीं कौन से कहाँ से ये इतनी बड़ी सोच के लेके आते। खैर, एंड प्रोवाइड वाटर इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब ये है कि कौन कौन सी मतलब जो रिवर है और बहुत सारी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम सर्विसेज एंड लिवलीहुड जो है पॉपुलेशन जो वहाँ पे रहती है उनको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो 10 रिवर है उसमें 1.9 बिलियन पीपल आसपास रहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा ऑफिस है जहाँ पे पार्लियामेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। क्या, बिल्कुल, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गलत हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 76 के हिसाब से ही इनको जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है नियुक्त किया जाता है। जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेगा इसको हटा सकते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। और ये फर्स्ट लीगल लॉ ऑफिसर भी हमारी कंट्री के माने जाते हैं। चेयरमैन ऑफ द NHRC, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। यस, लेट्स सी। पार्लियामेंट कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एंड ये लेजिस्लेटिव पावर वगैरह शो करते हैं, ये देख लीजिएगा आप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो जो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है वो किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के द्वारा लेकर आई गई थी। तो बच्चे ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लेकर आई गई थी। लेट्स सी, द पॉलिसी ऑफ द प्राउड रिजर्व वाज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड लिटन। कब, 1874 से लेकर, इनका टाइम पीरियड इतना ही माना जाता है। विच वाज साइंटिफिक फ्रंटियर एंड सेफ गार्डिंग द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब ये था कि हम साइंटिफिक फ्रंटियर, मतलब विच वाज एम्ड एट हैविंग अ साइंटिफिक फ्रंटियर एंड सेफ गार्डिंग स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। द अल्टीमेट लेड टू द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, इनके टाइम में सेकेंड अफगान वॉर भी हुआ था, एंडिंग विद द गंडमक, और गंडमक से वो एंड होता है। इंपॉर्टेंट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस फैक्ट। दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड अफगान जो वॉर है इंपॉर्टेंट रोल है इनका। लिटन इवन ड्राफ्टेड अ प्लान फॉर डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज ही वाज रिप्लेस्ड बाय द रिपन एज वायसराय। तो ठीक है, इनके द्वारा ड्राफ्ट भी बनाया गया था किस तरीके से हमारे रिलेशन रहने वाले हैं अफगानिस्तान से, लेकिन उस वक्त इसको हटा दिया गया था। और रिपन जो है जो मोस्ट फेवरेबल वायसराय माने जाते हैं, तो वो आ गए थे। इसी तरीके से मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है उसका मेन मोटिव क्या है, ये लिटन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका मेन ये एम था कि साइंटिफिक फ्रंटियर डेवलप करना और सेफगार्ड करना जो हमारे इन्फ्लुएंस में जो कंट्री रहती है। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त जो अफगानिस्तान का जो इन्फ्लुएंस, मतलब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे, ये इसका मेन एम हुआ करता था। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं रिवीजन। अच्छा, ये परले मिसाइल अभी न्यूज़ में है, न्यू जनरेशन परले मिसाइल, तो उसी के भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दे रखा है न्यूज़ में। क्यों है, पहली बात तो इंडिया साइंटिफिकली या फिर सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनस डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल परले। पहली बात तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम क्या है, परले है, और इंडिजिनसली डेवलप्ड है। किसके द्वारा डेवलप की है, तो DRDO के द्वारा डेवलप की। क्यों की गई है, ताकि इंडियन नेवी को हम, इंडियन आर्मी को बेसिकली हम दे सकें। सॉरी, इंडियन आर्मी है यहाँ पे। DRDO जो है इंडियन प्राइमरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो फंक्शन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड मिलिट्री, एक मिनट फंक्शनिंग अंडर द मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये काम करती है। याद रखिए DRDO किसके अंडर में काम करते हैं, DRDO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करते हैं। अब कुछ सलाइन फीचर देख ले रहे हैं, पहले हम देख ले रहे हैं हमने पढ़ा क्या। पहली बात तो हमने परले को जो इंडिजिनियसली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल उसको डेवलप किए। इसे किसके द्वारा डेवलप किया, तो DRDO। क्यों डेवलप किया, आर्मी को देने के लिए। DRDO जो है एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है ना। बेसिक फीचर इसका क्या है, ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी का मतलब तो थोड़ी सी इसकी जो रेंज वगैरह है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और बैलिस्टिक मिसाइल से मिलती जुलती हैं। और ये किस टाइप की, तो सरफेस टू सरफेस, जिस तरीके की पृथ्वी है उसी तरीके की ये मिसाइल है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है, और इसकी जो रेंज है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 500 से लेकर 1000 kg तक है। बेस्ड ऑन द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फ्रॉम इंडियाज़ BMD प्रोग्राम। मतलब ये है कि पृथ्वी डिफेंस, मतलब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। लेट्स सी अगेन,
और क्या इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रैटेजी की सिग्निफिकेंस क्या होगी अगर हम इसको बनाए हैं, तो कैपेबल ऑफ द डिफीटिंग इंटरसेप्टर मिसाइल, जो मतलब ये इंटरसेप्ट कर पाएगा, एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ, इसकी एबिलिटी है कि वो अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं इन द मिड एयर इटसेल्फ, कैन बी लॉन्च फ्रॉम द मोबाइल लॉन्चर, मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो चल रहा है और इसको दागना है तो ये दागा जा सकता है इस मिसाइल को, किसको, परले को। लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम जो है ये जैसे नाइक वगैरह इसको इंटीग्रेट किया गया और इसकी जो साइंटिफिक एक्यूरेसी उसको बढ़ाया गया। लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस, और ये अपने आप में जब हम सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट रेंज में है। ओके, द आर्मी हैज़ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक, अच्छा हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी थी लेकिन वो क्रूज मिसाइल का पार्ट थी, जॉइंटली जो इंडिया एंड रशिया के द्वारा डेवलप की गई थी। 290+ किलोमीटर उसकी रेंज थी, लेकिन इससे थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका यूज़ अलग से है ना। नाउ इंडिया हैज़ 2 कन्वेंशनल मिसाइल, अब इंडिया के पास 2 कन्वेंशनल मिसाइल हो चुके हैं विद लॉन्ग रेंज, द ब्रह्मोस द क्रूज मिसाइल, परले जो है बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों टाइप की मिसाइल है। सी बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये होती है कि इसको पैराबोलिक ही छोड़ा जाता है ना, और जिसकी वजह से ये ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में होने की वजह से कम फ्यूल खर्च करती हैं। लेकिन जो क्रूज़ मिसाइल है वो सीधा इस, ताकि कोई जो रडार वगैरह है वो इंटरसेप्ट ना कर सके, इसका मेन खासियत ये होता है। तो हम स्टेल्थ एक्टिविटी के लिए जो हमारी क्रूज़ मिसाइल उसको यूज़ करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जब हमें किसी को टारगेट करना होता है उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल को हम चलाते हैं, और अगर दुश्मन देखना भी चाहता है तो देख सकता है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन क्रूज़ मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। ये खासियत होती है और डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होता है रूज एंड प्लास्टिक मिसाइल में। डेट विल कम्प्लीटली रेंज द टैक्टिकल, तो ठीक है भैया, हमारे जो वॉर में हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी वजह से बढ़ जाएगी। खैर, इंडियाज़ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी जानते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फ्रॉम इंडियाज़ BMD प्रोग्राम। BMD प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1999 में, कारगिल वार टू डेवलप अ मल्टी लेटरल बैलिस्टिक मिसाइल, हम डिफेंस सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, तब इसको लॉन्च किया गया था। कब, 1999 की हम बात कर रहे हैं। इसका मेन एम ये था कि हम अपनी एयर डिफेंस को शील्ड करके रखें, टू प्रोवाइड एयर डिफेंस शील्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द हॉस्टाइल अगर मिसाइल हमारी कंट्री पे दागी जाती है। इसमें 2 टायर्ड प्रोग्राम था, इसमें मतलब 2 पार्ट हुआ करते, 2 फेज़ हुआ करते बेसिकली। पैड मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन, और एड मतलब एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल फॉर लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन किलोमीटर। फर्स्ट फेज़ की जब हम बात करते हैं, BMD प्रोग्राम इज नाउ कंप्लीट एंड फेज़ 2 जो है इसका अभी अंडर प्रोसेस है। तो हम पहले मिसाइल के बारे में क्या क्या जाने हैं एक बार दोबारा से देख लीजिए, एक बार खुद देख लीजिए बच्चे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी ब्रह्मोस है, लेकिन वो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से काम करता है उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है। 150 से लेकर 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और DRDO की तरफ बनाई गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, 1958 में गठन होता है DRDO का, ये भी आप याद रख लेना। खैर, न्यूज़ टुडे देख ले, नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया 4th एडिशन जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। टॉप किसके द्वारा किया गया ये भी देखिए, द रिपोर्ट स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। 4th एडिशन जो है डज नॉट कैप्चर द इम्पैक्ट, और ठीक है कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसको कैप्चर नहीं किया गया। इसका मेन एम था कि जो स्टेट यूनियन टेरिटरी अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक इंसेंटिवाइज किया जा सके। स्टेट हेल्थ इंडेक्स इज द वेट कंपोजिट, किस किस का, इसमें 24 इंडिकेटर, मतलब स्टेट हेल्थ इंडेक्स में 24 इंडिकेटर होते हैं। हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन की इनपुट प्रोसेस जो है इसके हिसाब से 24 इंडिकेटर को बांटा जाता है। अब की बार जो रैंक फर्स्ट पे है, देखिए लार्जेस्ट स्टेट में केरला एंड तमिलनाडु है, बहुत अच्छी स्टेट है, लेकिन जो सबसे लास्टेस्ट मतलब एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस की सबसे अच्छी रही उत्तर प्रदेश की, असम की और तेलंगाना की। स्मॉल स्टेट की बात करें तो मिजोरम एंड त्रिपुरा है, लेकिन जो एनुअल इंक्रीमेंट मिजोरम एंड मेघालय में ही देखने को मिला है। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा नागर हवेली। इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सेक्स रेशो सबसे कम है, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको मतलब इंसेंटिवाइज ये हुए हैं और अच्छा काम इनके द्वारा किया गया है। द स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड सोयल रिपोर्ट अभी आई है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड, ये जो है रिलीज़ बाय द एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको आप भले ही छोड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूँगी। खैर, इसी तरीके से गवर्नमेंट ओपन इन्वोक प्रोविज़न फॉर द फ़करा फॉर NGO, फॉरेन जो फंड होते हैं उनके लिए फ़करा को अभी इन्वोक किया गया, इस वजह से न्यूज़ में है। तो लेट्स सी। इसी तरीके से अगली जो न्यूज़ है, मेट्रो सेलेक्ट सिटीज़ टू सी लॉन्च ऑफ 5G। ठीक है, मतलब मेट्रोलॉजिकल जो सिटी होती है उनके द्वारा 5G सर्विसेज मतलब ये है 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए एक इम्पोर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनकी तैयारी कर ली गई है। प्लेसेस न्यूज़ में, सोमालिया न्यूज़ में कई बार ये न्यूज़ में रहता है, यू कैन सी है द सोमालिया, जिसकी कैपिटल होती है मोगादिशु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ में क्यों ये आप देख लीजिएगा। खैर, अब एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, डेट इज़ को रिलेटेड इट विद द
पॉलिटी। लेट्स सी कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या दे रखा है। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसमें मेंशन किया गया है। पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से लेके तो 5 से लेके 11 तक मेंशन किया गया। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4 में 51A में रखा गया। पार्ट 4 में अगर हम बात करें तो DPSP है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें रखा गया है ना। यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का जो रिलेशन है 52 से लेकर 151 में रखा गया, मतलब है स्टेट इन द पार्ट ऑफ द, ठीक है, जो आपकी स्टेट की जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा कहाँ से है तो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक इसमें रिलेशन की बात करते हैं। द स्टेट इन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से पार्ट हैं तो आर्टिकल 238 में इसका मेंशन किया गया। यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 239 से लेकर 243 तक मिल जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आर्टिकल 243A से लेकर 243G तक है। म्यूनसिपैलिटी 243O तक है। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करोगे तो आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आर्टिकल 244 से लेके जस्ट अ सेकंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक मेंशन किया गया है। शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो आर्टिकल 244 से लेके 244A में मेंशन किया गया शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया। कौन सा आर्टिकल 244 है ना। इसी तरीके से शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बता चुकी मैं। एंड रिलेशन विद अच्छा ये अगर ऐसा कुछ जो ओके ये यहीं पे ही होगा शायद से, ठीक है चलो मुझे लगा कि एक और स्लाइड है। खैर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो बच्चे आर्टिकल 321 से लेकर 323B तक है। ट्रिब्यूनल इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 है। स्पेशल प्रोविजन जो सर्टेन क्लासेस से मेंशन किए गए तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं 343 से लेकर 353 है। इसी तरीके से जो मिसलेनियस प्रोविजंस है आर्टिकल 361 से लेकर 367 है। जो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 368 में इसका मेंशन किया जा रहा है। टेरिटरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन जो आर्टिकल 369 से लेकर 392 है। शोर्ट टाइटल कॉमरेटिव अथॉरिटी इन द हिंदी एंड रिपील वगैरह जो आर्टिकल 339 से लेकर 395 तक है, जो हमारा लास्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो इन बिटवीन जो भी मैंने पार्ट छोड़े हैं इसका आपको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो शेड्यूल है वो किस किस में। फर्स्ट शेड्यूल में हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में जो किस तरीके से उनकी मतलब इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर होते हैं उनकी तनख्वाह दी जानी है तो ये सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया गया। थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे ओथ और रिफॉर्मेशन की बात की जाती है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन किस तरीके से राज्यसभा का होगा उसके बारे में बात की जाती है। फिफ्थ शेड्यूल में जो एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप के बारे में बात की जाती है जहाँ पे एक एडवाइजरी ट्राइबल काउंसिल बनाने की बात की जा रही है। सिक्स शेड्यूल में अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्राइबल एरिया में जो असम, मेघालय एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम की बात की जाए, अभी लद्दाख को भी डालने की बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मांग की गई कि हमें सिक्स शेड्यूल में डालना चाहिए ताकि हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको प्रिजर्व किया जा सके बेसिकली। और ये गवर्न किसके थ्रू होते हैं तो पीस एक्ट ऑफ 1996। इसी तरीके से जो बंगाल फ्रंटियर एक्ट ऑफ 1873। इसी तरीके से एक और एक्ट है जो फॉरेस्ट एंड ट्रिब्यूनल एक्ट है, मतलब 2006 और 2005 जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लेकर आया गया था उसके द्वारा इनको गवर्न किया जाता है। सेवन्थ शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बेसिकली मेंशन किया गया है जो आर्टिकल 244 और 246 इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। एट्थ में हमारी जो लैंग्वेज कितनी है तो 22 लैंग्वेजेज है उसके बारे में बताया गया है। नाइन्थ में प्रोविजन है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। 10th शेड्यूल की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन जो अभी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985 के थ्रू ऐड किए गए हैं। 11th की बात करते हैं तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली पंचायत की उसके बारे में बात की जाती है। 12th में क्या पर्पज़ है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ की उसके बारे में बताया जाता है। तो 9th एंड 10th शेड्यूल बाद में ऐड किए गए। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल हुआ करते थे और जो हमारा शेड्यूल मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तो उसमें 10 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन बाद में 8 हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए गए। लेकिन फिलहाल जो है 12 है जो बाद में 8, 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड किया गया। इस तरीके से यू कैन सी एट द पार्ट में इसी स्लाइड के बारे में बात करी थी। खैर होते ही रहते हैं। ओके आई थिंक खैर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू डेट इम्पावर्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इलाबोरेट करना है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू कौन कौन सी है चलो आपको ये बताइए। जैसे सोशल जस्टिस हो गया, सेकुलर नेचर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी तरीके से सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे हम काम कर, जैसे DPSP हो गया, वो कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है हमारे प्रियम्बल में भी। इसमें मेन है मतलब हम अचीव क्या करते हैं, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, यही सब चीज़ मैनेज की जाती है और यही सब चीज़ को प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकते हैं। लेट्स सी पहली बात तो क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे हमारी कंट्री में KM पानीकर के द्वारा बोला गया था कि जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है दैट इज नथिंग बट अ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन द फर्स्ट पार्ट राइट अबाउट द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन फीचर कौन कौन से, आप पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, सेकंड से स्टार्ट कीजिए, पार्ट थर्ड को अलग अलग इसमें तोड़ा जा सकता है, जैसे हमारी रिलीजियस फ्रीडम हो गया, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड फ्रीडम हो गया, और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रिजर्व करने का जो हक है आर्टिकल 32 में दे रखा है, उसके बारे में आप मेंशन कीजिए। उसके बाद डीपीएसपी के बारे में बताइए कि इस तरीके से सोशल प्रिंसिपल, सेकुलर प्रिंसिपल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को ये प्रमोट करता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी भी देते हैं सिटीजन को, एंड पार्ट 5 में किस तरीके स्टेट को और सेंटर को गवर्न करना है उसके बारे में पार्ट 5 और पार्ट 6 में बताया जाता है। ये आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन अबाउट द सिग्निफिकेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सिग्निफिकेंस हमारे, मेंशन अबाउट द सिग्निफिकेंस, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस है, लाइक हाउ इट टेल्स द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी लिखा जा सकता है, क्या यूजफुलनेस है जुडिशरी के, है ना। एंड फिर बाद आप समराइज कर सकते हो दैट द प्रीएम्बल रिप्रेजेंट द सोल एंड द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है बच्चे, ये आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया था, एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे, कोई राजा थे, उनके द्वारा इसको बोला गया था। खैर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द मेजर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन। तो आपको बताना है, कुछ नहीं बताना है, कंपेयर करना है। इसमें आपका जो सिमिलरिटी वट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन। सेकंड पार्ट में आप लिखोगे क्या क्या डिफरेंटिंग पॉइंट है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। इसी तरह स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लूप्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 3/4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया, उससे आप इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जो मेजर पार्ट मतलब जो डेवलपमेंट है ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान ही हुई थी, है ना। सिमिलरिटी की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है वो सिमिलरिटीज़ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भी एक सिमिलरिटीज़ में आएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेम ही है जिस तरीके से, लेकिन रूल ऑफ लॉ को वो भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। उसी तरीके से सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वो भी फर्स्ट सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जो अलग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से अलग हो सकता है। इन द फर्स्ट पार्ट राइट अबाउट द मेजर डिफरेंसेस, जैसे इंडियन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री में जो सॉवरन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके वहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरन है। नेचर ऑफ फेडरेशन वहाँ पे यूनिटरी है, और हमारी कंट्री में फेडरल फीचर है, या फिर क्वासी फेडरल बोला गया था केसी वेयर के द्वारा, शायद ये मैंने कल बताया भी था। सिटीजनशिप में वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। दोनों में ही सेम। वैसे तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हमारी कंट्री में पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सोवरन पावर है तो वो तो हर एक की ही होती है। खैर कंक्लूजन किस तरीके से करोगे, फिर आपको क्या मेजर ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप क्वेश्चन क्या था, जैसे आप किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके या फिर ब्रिटेन के, जो आज भी हम अपना सकते हैं। जैसे आपने शेडो गवर्नमेंट का फीचर सुना होगा, जो अपोजिशन है वो भी अपना एक कैंडिडेट चूज़ करती है, जिस तरीके से मिनिस्ट्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर चूज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मतलब एक एग्जेक्टिव जिस तरीके से सेंटर, चाहे वो स्टेट में चाहे वो सेंटर पे हो, किस तरीके से अपने सारे के सारे मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, उसी तरीके से अपोजिशन भी अपने सारे मिनिस्टर देखती है। और वो जो जैसे अपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर वो चेक करता है, चेक एंड बैलेंस रखता है क्या क्या काम कर रहा है कौन, जो सेंटर में एग्जेक्टिव जो मेन एजेंसी है जिसके पास, मतलब जो मशीनरी है जिसके पास गवर्न करने की, उसके ऊपर जो एग्जेक्टिव का खुद का फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लाइक डेट है ना। तो शेडो कंसेप्ट हम ले सकते हैं अभी भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा है उनमें। उसी तरीके से 2-3 प्रोविज़न आप बता सकते हैं जो आपको याद हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली। इज़ द डेथ पेनल्टी अ सफिशिएंट डेटरेंट टू स्टॉप द हीनियस क्राइम। जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, जो डेथ पेनल्टी हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रेप एंड गैंग रेप के केस में जस्टली, आपको बताना है कि क्या ये सही है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब ये जो पूरा टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में था, लेट्स सी अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा थर्सडे को एक बिल पास किया गया है, उसका नाम है शक्ति क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट, जिसको यूनिनमसली पास कर दिया जा चुका है। ये जो है सेकंड स्टेट बन गई इस तरीके का लॉ पास करने वाले, आंध्र प्रदेश पहली थी जिसके द्वारा डेथ पेनल्टी को हीनियस क्राइम के अंडर दे दिया गया था ना। इंपॉर्टेंस क्या है, ओके अच्छा, अब डेथ पेनल्टी जब हम देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल कि जो वीमेन है वो बहुत ज़्यादा अभी इनसिक्योर फील करेगी। पहले तो ये था कि वीमेन को छोड़ भी दिया जाता आफ्टर रेपिंग, बट अगर वो रेप कर दी जाता है तो उसको शायद से मार भी दिया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम ये कि ये एक शॉर्ट टर्म डेटरेंस क्रिएट करने का एक ज़रिया हो सकता है। मेन जो डेटरेंस है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन करके सोसाइटी से आएगा। इसी तरीके जब हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की जो आर्टिकल को अगर हम कोट करें तो उसमें मेंशन किया जाता है कि किसी को भी जो है
हम पेनल्टी नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन या काउंसिल है वो मना करता है कि हमें डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। उसी तरीके से फेवर में कौन कौन से पॉइंट है ये भी लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल डेटरेंट्स क्रिएट किया जा सकता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने होगी अगर ऐसा कुछ बिल लेकर आया जाता है तो। और बस ये कंक्लूड किस तरीके से कि हमें जो भी लॉ है, जो अभी भी लॉ एग्री कर मतलब है अभी भी, उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम रेदर देन कि हम न्यू लॉ लेकर आते रहे ना कहीं उससे कन्फ्यूज़न भी होती है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल पब्लिक गुड के बारे में और इसका क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से जो हमारे एम्बिशियस है। पहली बात तो यही पता होनी चाहिए हमारे एम्बिशियस क्या है, एम्बिशन ऑफ इंडिया किस तरीके से क्या क्या है, और किस तरीके से जो डिजिटल पब्लिक गुड है वो इसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। कुछ नहीं है, डिजिटल पब्लिक जो पब्लिक गुड होते हैं ना वो डिजिटल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड ओडीपी, तो वो हेल्थ से रिलेटेड ओडीपी हमारे चालू कर दिया गया। उसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड जैसे यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म हमने जारी कर दिया। उसी तरीके से जो थर्ड प्रोविज़न मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्कॉम वगैरह जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो जाए, जिसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह इसमें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नथिंग बट डेटा डिजिटल पब्लिक गुड, मतलब एक ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा का यूज़ करके हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं पब्लिक कॉमन गुड के लिए, ताकि जो आम जनता है उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे वो यूज़ कर सके ना। फिर आपको बताना है डिस्कस देयर पोटेंशियल अचीविंग द डेवलपमेंट एम्बिशन। तो हमारी क्या क्या एम्बिशन है पहले आप ये बताने चाहिए। हमारी एम्बिशन क्या है कि हम ग्लोबल पावर बने, है ना, पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर जैसे HDI में MPI मतलब मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में जो पैरामीटर हैं वो अच्छे हों, और जैसे ठीक है, तो ये हमारी एम्बिशन है ना। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने हम, दूसरों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा, तो जो भी एम्बिशन आपको लगता है ना, तो आप उसको मेंशन कीजिए और किस तरीके से डिजिटल पब्लिक गुड जो है उसका एक सोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। लेट्स सी इंडिया इज पाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड दैट इनहांस द ईज ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड विद विच इंडिविजुअल मार्केट एंड गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। फिर आपको बेनिफिट लिखने हैं किसके, पोटेंशियल डिजिटल पब्लिक गुड के इंडिया के अंदर क्या क्या बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कॉस्ट जो है बहुत कम आती है। हम ऐसी ऐप डेवलप कर सकते हैं, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और तो मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने पर ही बहुत सारी जो सर्विसेज पीपल को नहीं मिल पाती है वो हम पहुंचा पाएंगे। डिस्कस करना है। दिस इज़ एन ऑल इनकम्पासिंग डायरेक्टिव यू मस्ट डिपेयर ऑन द पेपर थ्रू द, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है। पहले डिजिटल पब्लिक गुड को आप कोट कीजिए क्या इसकी डिफाइनिंग है, फॉर एग्जांपल। फिर आपको फर्दर इलाबोरेट करना है डिजिटल पब्लिक गुड एंड हाउ इंडिया पायनियरिंग विद इट। फिर आपको वेरियस बेनिफिट है कौन कौन से, जैसे हमारी डिजिटल पब्लिक गुड इकोनॉमिक बेनिफिट कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम डिजिटल पब्लिक गुड को लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल ई-वे बिल का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा सकता है। उसी तरीके से ई नैम का अच्छा एग्जांपल, TRDES एक ट्रेड करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कॉमन पेपर होता है ना, जैसे ट्रेजरी बिल होता है गवर्नमेंट का, लेकिन कॉरपोरेशन का जो पेपर वगैरह होता है तो वहाँ पर उसको ट्रेड किया जा सकता है और कॉन्टैक्ट वगैरह किया जा सकता है गवर्नेंस में। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में किस तरीके से, जैसे आपका डिजी लॉकर एक इनिशिएटिव हो गया जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिए जाए, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, मतलब एक स्टैंडर्ड डेटाबेस जो पब्लिक गुड के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोशल में अगर आप देखिए जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ये बहुत सारी स्कीम हो सकती है, जितने भी मर्जी आपकी स्कीम है जो भी, जैसे स्टैंडअप इंडिया वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट वे से इम्पीडमेंट, अच्छा किस तरीके से एक इम्पीडमेंट क्रिएट होता है, फुल पोटेंशियल हम अपनी अभी तक नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इट, एंड किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं इसको एक इंप्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे नीति आयोग का भी मेंशन किया जा सकता है। खैर सजेस्ट वेरियस इम्पीडमेंट, जैसे डिजिटल पब्लिक गुड के लिए डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, अर्बन रूरल डिवाइड देखने को मिलता है, और जो इंटरनेट की क्वालिटी है अर्बन में थोड़ा अलग है और रूरल में थोड़ा अलग है। इस तरीके से आप इसमें प्रॉब्लम क्रिएट मेंशन कर सकते हैं। किस तरीके से करोगे, ये सबसे अच्छा स्टाइल है कि डिमांड साइड में क्या प्रॉब्लम है और सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम है। सप्लाई साइड में पहली बात तो अवेयरनेस नहीं, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, इसी तरीके से अर्बन डिजिटल डिवाइड। डिमांड साइड की जब हम बात करते हैं, ये अर्बन एंड रूरल डिवाइड यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से जो 5G टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है अराउंड द, हमारे जो अर्थ है उसके अराउंड बहुत सारी सेटेलाइट होने की वजह से टकराव का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे की जो सेटेलाइट वो ख़त्म हो सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और अगर एक सिस्टम में भी कमी है, कहीं पे थोड़ा सी प्रॉब्लम है तो पूरा सिस्टम उससे सफ़र करेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। और फिर कई बार क्या होता है कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो बेफालतू में इंटरनेट वगैरह सर्विस बंद कर देती है, तो हम ढंग से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से ये
प्रॉब्लम है, और पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का जो डेटाबेस है वो गवर्नमेंट के हाथ में, जो ये एक सबसे नेगेटिव है। या फिर प्राइवेट के हाथ में भी है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं नेगेटिवली, तो ये आपका बता देना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या इकोलॉजिकल चैलेंज हमें फेस करने के मिलेंगे एंड क्या इसका इंपैक्ट होगा, एनालाइज करना है आपको। कुछ नहीं है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बना है हमारी कंट्री का, इंडिया जो इंटरलिंकिंग करना चाहता है रिवर की, इट मीन्स ट्रांसफरिंग वाटर, मतलब इसमें क्या होगा, जो केन से जो पानी है वो बेतवा के अंदर पहुँचाया जाएगा। बोट ट्रिब्यूटरी जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, केन बेतवा लिंक कैनाल जो है 2 to 1 किलोमीटर की होगी, उसके साथ ही इसको 2 किलोमीटर और आगे जा के बढ़ा दिया जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस है? पहली बात तो देखो, दो तरीके की होते हैं। एक तो हमारा जो नेचर है वो फेस करेगा, है ना, जो नेचर है वो फेस करेगा, जैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वगैरह। एक ह्यूमन खुद फेस करेंगे। इसमें हमारा फ्लोरा एंड फोना, अगेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है। फ्लोरा एंड फोना, जो इकोलॉजिकल बैलेंस से पानी होना होता है किसी भी रिवर में, ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से केन में जब पानी होगा, बेतवा में उस वक्त पानी, क्योंकि रिवर जब बारिश आती है तभी केन में ज़्यादा पानी होता है, और बेतवा में भी कहीं ना कहीं पानी आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली दोनों के पास पानी होगा तो किस तरीके से आप रिजर्व करके रखोगे। इकोलॉजिकल बैलेंस एक यहाँ पे पॉइंट रखा जा सकता है। और वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल अगर कहीं पे अगर आपको पता हो तो, जैसे जर्मनी वगैरह के द्वारा भी इस तरह इंटरलिंक की गई थी, वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा था, है ना। लॉन्ग टर्म का जो एक बेनिफिट ये है कि फ्लोरा एंड फौना वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ह्यूमन में अगर हम देखें तो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो गया, ह्यूमन रिहेबिलिटेशन है। बहुत सारे विलेजेस जो है पानी में डूब जाएंगे, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एक खतरा भी मंडराया जा सकता है, और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और जो एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है किसी भी एरिया का वो नहीं हो पाएगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। लेट्स सी फर्स्ट अबाउट द थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या क्या थ्रेट है? नेशनल पार्क एंड हैबिटेट लॉस ऑफ ट्री कवर भी होगा, इंक्रीज मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगा। सबसे विद एग्जाम्पल फॉर द क्लियर देखो, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, कुछ ना कुछ एरिया यहाँ से केन से होता हुआ गुजरेगा ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो कोर एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का, उसका एरिया हटाना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। राइट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव इम्पैक्ट, तो फिर आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए, ताकि मिटिगेट किया जाए। मतलब हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए, फिर बाद में हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम तो पता हो, इसके लिए हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है। देन वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेट्स सी, मैं क्वेश्चन बता दें, आप आंसर लिख लेना। वट विजडम कैन यू फाइंड ग्रेटर देन, सी कुछ नहीं है कि विजडम जो है ज़्यादा बड़ा होता है देन काइंडनेस। मतलब विजडम जैसे आपका विवेक जिसको बोलते हैं, आपकी जो समझदारी, एक तो होता है इंटेलिजेंस, जिसका IQ बहुत ज़्यादा होता है, एक किसी का EQ इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो जो बहुत ज़्यादा समझदार होता है वो होता है आपका विजडम। वट विजडम अगर हम है तो ये काइंडनेस हो जाए। अगर कोई बंदा विजडम है तो उसके पास काइंडनेस अपने आप ही आ जाएगी। ये कुछ बताने यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है। यू कैन सी, पहली बात तो जो लिटरल, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द विजडम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द काइंडनेस, आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना विद एग्जांपल। ब्रिंग आउट द लिंक बिटवीन, और किस तरीके से विजडम एंड काइंडनेस आपस में जुड़े हुए। फिर काइंडनेस इज द वर्च्यू ऑफ द वाइस मैन, तो ये भी है, काइंडनेस जो है कि इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वाइस मैन का, जो को विजडम मैन बोलते हैं। सब्सटेंशियल यूज विद एग्जाम्पल, तो आपको सिर्फ कोट करना एग्जाम्पल, जैसे आपका महात्मा गांधी हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल को आप इवन विंस्टन चर्चिल को यहाँ पे कोट किया जा सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ पे कोट किया जा सकता है। वेरियस उनकी कोट वगैरह देख लेना, एंड देन फिर आप इसको इंपॉर्टेंस बता देना कि हमें विजडम होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये विजडम किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी फैमिली, हमारा आइडियल पर्सन जिसको हम चूज़ करते हैं, हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बाय दिस वी एंडिंग द सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।